नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम इकाई 3 से अधिकार शुल्क, जिसके बारे में कल विस्तार से हम देख चुके हैं, आज उसे आगे क्रमशः ले जाएंगे। अधिकार शुल्क के अंतर्गत जो दो पक्ष होते हैं, भूस्वामी और पट्टेदार, लैंडलॉर्ड और लेजी, उनकी पुस्तकों में किस प्रकार से इसकी पंजी प्रविष्टि या जर्नल एंट्री की जाती है और किस प्रकार से लेखा यानी लेजर पोस्टिंग की जाती है। लेकिन ये जर्नल एंट्री और ये जो आप अकाउंट देखेंगे लेजर पोस्टिंग, ये सब डिपेंड होती है, जैसा कि मैंने कल कहा था, विश्लेषण तालिका के ऊपर आधारित। तो एनालिसिस टेबल कल हमने देखी थी। आज हम पहले छोटी 1-2 तालिकाएं और देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने तालिका बनाना सीख ली, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ शार्ट वर्किंग, जो कॉलम नंबर 5 हमारा महत्वपूर्ण था, उसको निकालना अगर आपने समझ लिया, तो सारे अकाउंट लगभग एक जैसे ही होते हैं। प्रत्येक वर्ष की जर्नल एंट्री भी लगभग एक जैसी ही होती है। तो हम एक टेबल देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर ले। एक प्रश्न है आपके सामने। श्री M.R. महाले ने एक लोहे की खान 5 रुपए प्रति टन पर चलाने के लिए श्री G.P. दावरे को पट्टे भर दी। अब आप यहां देखेंगे कि श्री M.R. महाले ने दी है, ये लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, और श्री G.P. दावरे जी को इन्होंने पट्टे पर दी है, ये पट्टेदार है। कुछ शर्तें होती है। न्यूनतम किराया प्रति वर्ष 25,000 रुपए रहेगा, वार्षिक न्यूनतम किराया। और सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है वसूली की, कि लघु कार्य राशि को आप कब तक अपलिखित या वसूल कर सकते हैं। वो शर्त विशेषकर नोट कीजिएगा, संबंधित वर्ष से अगले 2 वर्षों में लघु कार्य राशि को वसूल करना है। यहां पर एक तिथि और महत्वपूर्ण है। पट्टे का अनुबंध 1 अक्टूबर 2000 हुआ, 1 अक्टूबर 2009 को, जबकि खाते बंद कर रहे हैं श्री दावरे जी यानी पट्टेदार 31 दिसंबर को। अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर को पट्टा लिया गया है, 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हो रहा है, यानी अक्टूबर से दिसंबर पहले वर्ष में केवल 3 माह का उत्पादन हो सकता है। तो न्यूनतम किराया चूंकि 25,000 वार्षिक है, तो 3 माह का न्यूनतम किराया पहले वर्ष होगा। प्रथम 5 वर्षों का यहां पर और 6 वर्षों का उत्पादन दे रखा है। वर्ष 2009 में 400 टन, बहुत कम उत्पादन हुआ क्योंकि केवल 3 माह ही उत्पादन हो पाया। 2010 में हम देख रहे हैं 3,200 टन हो चुका है। 2011 में 4,400 टन, फिर 6,000 टन, 6,400 टन और 6,800 टन। इस प्रकार से 6 वर्षों का यहां पर दे रखा है। अब हम इसे तालिका में रखते हैं। कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। यहां पर पहला प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा। टेबल में जो 4 कॉलम होते हैं, वो तो बिल्कुल प्रश्नों से उठा करके यहां रख दिए जाते हैं, जिसमें आपको और हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप इसे नोट करें तो देखिए रहे यहां पर सवाल किसी ने अगर नोट नहीं किया है तो वो टेबल के द्वारा भी उस सवाल की मुख्य बातों को नोट कर सकता है। टेबल देखिए, विश्लेषण तालिका। कॉलम हमेशा की तरह वही कॉलम होते हैं, 7 कॉलम। वर्ष, उत्पादन, अधिकार शुल्क, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस, और सबसे महत्वपूर्ण कॉलम जिसका कैलकुलेशन हमें करना है, जिस पर पूरा अधिकार शुल्क आधारित है, वो होता है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी लघु कार्य राशि की वसूली हो पा रही है या न वसूली हो रही है। और अंत में एक्चुअल पेड, यानी वास्तव में भूस्वामी को कितना भुगतान किया जाएगा पट्टेदार द्वारा। तो वर्ष में हमने वर्ष लिख दिए 2009 से 2014 तक। उत्पादन प्रश्न में जैसा दिया गया था उसी उत्पादन को यहां पर रख दिया गया, 400 रुपए, 3200, वही 4,400, 6,000, 6,400, 6,800 टन। अधिकार शुल्क की दर आपने यहां देखी थी, 5 रुपए प्रति टन है। तो 5 रुपए से केवल गुणांक किया हमने उत्पादन में। अधिकार शुल्क निकल के आ गई हमारे समक्ष 2,000, 16,000, 22,000, 30,000, 32,000 और अंत में 34,000। न्यूनतम किराया आप यहां पर देख रहे हैं। पहले वर्ष चूंकि 25,000 रुपए वार्षिक था और उत्पादन हमारा जो पट्टा लिया गया था वो 1 अक्टूबर 2009 को, 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर महीना पूरा, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों के लिए न्यूनतम किराया 25,000 का 3/12 यानी कि 6,250 जो आपके समक्ष आपके नजर आ रहा है। और इसके बाद तो प्रत्येक वर्ष
एज यूजुअल 25,000 रुपए न्यूनतम किराया रखा गया। यानी यहां भी हमने अपना कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया है। और कॉलम नंबर 5 भी बहुत ही आसान, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 की राशि को घटा देना है। यानी कि अधिकार शुल्क में से न्यूनतम किराया को घटाया, घटाने पर अगर माइनस की राशि होती है तो उसे माइनस में शो करेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग यानी अल्प कार्य राशि कहलाती है। और अगर घटाने पर अगर प्लस का अमाउंट आता है तो वो यहां पर प्लस में लिखा गया है, जिसे हम सरप्लस या आधिक्य कहते हैं। आप देख रहे हैं 2000 में से 6250 को घटाया गया तो आपका शॉर्ट वर्किंग आया 4250। दूसरे वर्ष आप देख रहे हैं 16,000 में से अगर 25,000 घटाया गया तो शॉर्ट वर्किंग आया 9,000 का। तीसरे वर्ष थोड़ा उत्पादन बढ़ गया तो अधिकार शुल्क भी बढ़कर 22,000 हुआ, लेकिन न्यूनतम किराया तो 25,000 निर्धारित था। यानी यहां पर भी आप देख रहे हैं 3,000 रुपए आप शॉर्ट वर्किंग उत्पन्न हो रही है। और चौथे और पांचवें और छठे साल उत्पादन निश्चित है बाद के वर्षों में बढ़ जाता है, अधिकार शुल्क बढ़ गया तो हमारा यहां पर सरप्लस यानी आधिक्य प्राप्त हो गया। अब दोस्तों मेरा प्रश्न आपसे, रिक्रूटमेंट और अनरिक्रूटमेंट शर्त आप एक बार पुनः देख ले, अगर आपने नोट न किया हो तो फिर से हम पीछे देख ले। शर्त क्या थी? आप कॉलम नंबर इसमें देखिए, पॉइंट नंबर 2। आप सभी लोग तैयार रहे बच्चे? इस प्रश्न का जवाब मैं आप में से चाहूंगा कि आप बताएं, अल्पकार्य राशि संबंधित वर्ष से अगले 2 वर्षों में वसूल की जा सकती है। जिस वर्ष अल्पकार्य राशि उत्पन्न हुई है यानी शॉर्ट वर्किंग यानी माइनस की राशि उत्पन्न हुई है, उसे उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्षों में वसूल या रिक्यूप किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। तो अब आप बताइए, ये टेबल है आपके समक्ष, किस कॉलेज का कौन सा बच्चा बताना चाहेगा? माइक लेकर के जरा सामने आए और बताएं मुझे, और बताने का प्रयास करें। आप बच्चे हैं, आपसे गलती हो सकती है, हम यहाँ बैठे ही इसलिए कि आपकी गलतियों को दुरुस्त कर सके या आपको फिर से समझा सके। लेकिन जब तक आप में से कोई जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा थोड़ा मुश्किल जाएगी हमें समझाने में। आप में से कौन बताएगा कि रिक्रूटमेंट और अनरिक्रूट में किस वर्ष कितना अमाउंट जाएगा? किसी कॉलेज का कोई बच्चा माइक लेकर के थोड़ा तेज आवाज में। आप देख रहे हैं पहले वर्ष माइनस की राशि है 4,250, दूसरे वर्ष माइनस की राशि हो गई है 9,000, तीसरे वर्ष माइनस की राशि है 3,000। लेकिन अगर आपने शर्त देखी होगी तो पहले वर्ष की जो लघु कार्य राशि है यानी 4,250 रुपए, उसे उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्ष यानी अगर 2009 में पट्टा लिया गया है, माइनस की राशि 2009 में 4,250 है, तो उसे उसके अगले 2 वर्ष का मतलब होता है 2010 और 2011। 2011 तक अगर राशि सरप्लस में होती तो उसे वसूल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो आप में से बताएगा कि ये 4,250 रुपए की राशि रिक्यूप में या अनरिक्यूप में किस वर्ष में जाएगी? 4,250 आप कोशिश कीजिए बच्चों। इन टेबल के आधार पर हमने कल भी समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि समय हमारे पास कम था और काफी बताने के लिए था, इसलिए शायद है कि कल आपको पूरा समझ ना आया हो। आज हम उसी टेबल को यहां पर फिर से विस्तार से ले रहे हैं। इस टेबल में आप देखिए, शॉर्ट वर्किंग अल्प कार्य राशि को अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। किसी कॉलेज का कोई बच्चा? रतलाम, नीमच से लड़कियां, गर्ल्स कॉलेज वाली, श्योपुर, सीहोर, बड़वा कॉलेज से। हाँ बोलो बच्चे, थोड़ा तेज माइक लेकर कोशिश कीजिए। जो भी आपको आता है अभी तक जो समझ में आया उसके आधार पर आप जो भी बता सकते हैं। लघु कार्य राशि पट्टे के प्रथम 2 वर्षों में वसूल की जा सकती है। बोलो बेटा। माइक थोड़ा पास में लीजिए, तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है बेटा क्लियर। बच्चों माइक थोड़ा पास में लीजिए आप। हाँ। किसी और कॉलेज का कोई बच्चा?
लघु कार्य राशि को प्रथम 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, यानी माइनस की राशि जो आपको दिख रही है उसे उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्षों तक वसूल किया जा सकता है। गर्ल्स कॉलेज नीमच, होशंगाबाद। आपका माइक काम नहीं कर रहा है बेटा, ये बड़वा कॉलेज शायद। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है बेटा। बाकी बच्चों को भी समझ में आ पाएगा अगर आप थोड़ा तेज बोलेंगे, तो ये प्रश्न सभी कॉलेज के बच्चों के लिए रहेगा। आवाज नहीं आ पा रही बच्चों आपके, मेरे तक। आपका शायद माइक काम नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं ही इसको बताने का प्रयास करता हूं। आप देखेंगे 4250 पहले वर्ष माइनस है, इससे अगले 2 वर्ष यानी 2011 तक चूंकि कोई सरप्लस की राशि नहीं है, यानी 4250 रुपए को हम 2011 तक वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 4250 राशि अनरिक्यूब में चले जाएगी 2011 में। 9 और 10 में तो कुछ नहीं होगा, रिक्यूब अनरिक्यूब में कुछ नहीं है। 2011 में अनरिक्यूब में 4250, क्योंकि उसको वसूल करने की अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन हम प्लस में नहीं पहुंच पाए। अब आप देखिए माइनस 9000 दूसरे वर्ष 2010 में, इसे 2012 तक वसूल कर सकते हैं। 9000 में से आप कितना वसूल कर पा रहे हैं 2012 में? रिक्यूब में केवल प्लस में आप देख रहे हैं 5000 रुपए है, यानी 5000 रुपए रिक्यूब कर पाएंगे। 9000 की अवधि समाप्त हो रही है, 5000 वसूल किया, बच गए 4000 जिसे आप वसूल नहीं कर पाएंगे। 4000 रुपए आप अनरिक्यूब में डाल देंगे, 5000 और 4000। तीसरे वर्ष माइनस 3000 है 2011 में, इसे आप 2013 तक रिक्यूब कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। और 2013 में आप देख रहे हैं 7000 रुपए की राशि सरप्लस में पड़ी है, लेकिन आपको वसूल करने का अधिकार केवल 3000 रुपए, 3000 वसूल कर लेंगे, यानी रिक्यूब में 2013 में 3000 रुपए आएगा। अब आपके सामने ये रही आपका सोल्यूशन। इसे देखिए आप, वही 4250, 2011 में 4250 अनरिक्यूब हो गया। 2012 में देखेंगे जो 2010 का 9000 था उसे 5000 वसूल कर पाए, बाकी 4000 की वसूली नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए अनरिक्यूब में डाल दिया गया 4000। और जो तीसरे साल 3000 रुपए माइनस में थे, यानी शॉर्ट वर्किंग था, उसकी अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन 7000 रुपए हमारे पास सरप्लस है, हमने वसूल करने का अधिकार केवल 3000 रुपए का, 3000 रिक्यूब कर लिया। और एक्चुअल पेड जैसा कल बताया गया बहुत आसान होता है, कॉलम नंबर 3 या 4 जो दोनों में अधिक होता है वही अमाउंट वास्तव में भुगतान किया जाएगा, लेकिन यदि कोई रिक्यूब वाला अमाउंट है तो रिक्यूब वाला अमाउंट उसमें से घटा दिया गया है और उसके बाद वास्तव में भुगतान किया जाएगा। एक और सवाल के जरिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम सीधे अपने जर्नल एंट्री यानी आपका पंजी प्रविष्टि और खातों पर आते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, एक टेबल, क्योंकि टेबल जब तक क्लियर नहीं होगी आपको खातों बनाने में मजा नहीं आएगा। खाते एक जैसे होते हैं, पंजी प्रविष्टियां लगभग हर प्रत्येक वर्ष एक जैसी ही होती है, लेकिन वहां जो अमाउंट लिखा जाएगा वो इस टेबल पर आधारित होगा, इसलिए टेबल पर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये शर्तें अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगी आपके लिए खातों में अमाउंट रखना मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल देखिए आपके सामने है, आप चाहते से भी चार्ट पे नोट कर लें। 1 जनवरी 2011 को श्री डी के गुप्ता ने 24,000 रुपए वार्षिक न्यूनतम किराए पर कुछ तेल के कुएं पट्टे पर लिए 25 वर्षों के लिए। अब आप देख रहे हैं यहां न्यूनतम किराया 24,000 रुपए वार्षिक है। अधिकार शुल्क की राशि 3 रुपए प्रति टन। प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है। जो शर्त अभी पहले थी वही शर्त यहां भी रख दी गई है कि जिस वर्ष भी लघु कार्य राशि होगी उसे उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, लेकिन शर्त को थोड़ा सा कठिन कर दिया गया। एक और लाइन है, उस लाइन पर विशेष ध्यान दें। शर्त यह है कि लघु कार्य राशि होने वाले वर्ष के बाद वाले वर्ष में लघु कार्य की अगर पूरी राशि वसूल न की जा सके तो जितनी राशि अपलिखित नहीं हुई पाई है या वसूल नहीं हो पाई है उसका 50% वसूल करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। और 5 वर्षों का तेल की जो निकासी है, 4 वर्षों की निकासी यहां पर या उत्पादन इस प्रकार है। बहुत छोटा सवाल, 2011, 12, 13, 14
उत्पादन दे रखा है 2000 टन, 5000 टन, 10,000 टन और 12,000 टन। तो देखिए वर्ष और उत्पादन एज इट इज ऐसे कैसी टेबल में रख दिए जाएंगे। 3 रुपए रॉयल्टी की गणना करना है, 3 रुपए से उत्पादन में गुणा किया तो 6,000, 15,000, 30,000 और 36,000 हमारा रॉयल्टी आ जाएगी। न्यूनतम किराया 24,000 रुपए वार्षिक है, तो 24,000 रुपए वार्षिक न्यूनतम किराया रख दिया जाएगा। तो 4 कॉलम में तो बिल्कुल जहां जो दिया गया है उसी को हमारी विश्लेषण तालिका, जो हमारी गणना तालिका है, उसमें रख दिया गया। अब आप देखें, सवाल आपने हल्का सा नोट कर लिया होगा। शर्त का विषय ध्यान रखना, क्योंकि पूरा जो रॉयल्टी अधिकार शुल्क का गेम है, जो खेल है, जो सूत्र है, मूल मंत्र है, वो होता है शर्त। लघु कार्य राशि की वसूल की शर्त प्रश्न में क्या है, उन शर्तों को आप यहां पर एक बार फिर अच्छे से समझे। जिस वर्ष लघु कार्य राशि होगी उसको उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्षों में आप वसूल कर पाएंगे। लेकिन शर्त के साथ एक लाइन और जोड़ दी गई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शर्त कर दी कि जिस वर्ष लघु कार्य राशि उत्पन्न हुई है उससे उसके अगले वर्ष अगर आप वसूल नहीं कर पाए तो जितना वसूल नहीं कर पाएंगे उसका 50% का अधिकार आप खो देंगे, उसको आप कभी वसूल नहीं कर पाएंगे। आपकी टेबल यह है। अब आप में से कोई बच्चा किसी कॉलेज का बताएगा, रिक्यूप में और अनरिक्यूप में। केवल 4 वर्ष का दिया हुआ है, आप देखें वर्ष में 4 वर्ष लिख दिए, चारों वर्ष का उत्पादन लिख दिया गया, 3 रुपए से गुणा करके अधिकार शुल्क लिख दी गई, न्यूनतम किराया 24,000 रुपए वार्षिक लिख दिया गया, माइनस प्लस की राशि आपने आप निकल करके आ जाती है अगर कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 को घटा दिया जाए, माइनस 18,000 माइनस 9,000, फिर 2 साल हम प्लस में चले गए क्योंकि अधिकार शुल्क बढ़ चुका है, 6,000 और 12,000। रिक्यूप और अनरिक्यूप में कितना कितना अमाउंट किस वर्ष जाएगा। जिस वर्ष लघु कार्य राशि उत्पन्न हुई है उससे उसके उत्पन्न होने के अगले 2 वर्ष तक वसूल कर सकते हैं आप। शर्त पुरानी वाली ही है जो पिछले सवाल में थी, लेकिन जिस वर्ष लघु कार्य राशि उत्पन्न हुई है उसके अगले वर्ष अगर हम जितना वसूल नहीं कर पाएंगे उसका 50% अनरिक्यूप में जाएगा, न वसूल हो पाएगा। आप कोशिश कीजिए बच्चे। यही तो मूल मंत्र है इस पूरे अधिकार शुल्क में, शर्त, वसूली और न वसूली, रिक्यूप और अनरिक्यूप। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, ये क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्लियर बात नहीं हो पा रही है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है, से भी मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। किसी भी कॉलेज के किसी बच्चों को वसूली और न वसूली का अमाउंट किस वर्ष में कितना जाएगा। हाँ थोड़ा तेज बच्चे, आवाज बेटा आप आगे आप गए, बहुत बढ़िया। थोड़ा माइक को आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम बताया, बोलिए बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही बेटा आपकी। होशंगाबाद से यार। शायद आपका नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, बोलो बेटे। समझा दीजिए। हाँ फिर से बोलो बेटा, अभी आप क्लियर नहीं हो गए। सर रिपीट कर दीजिए। लघु कार्य राशि को क्या रिपीट करना है बेटा? हाँ सर समझाइए फिर से। लघु कार्य राशि वाला। हाँ सर। हाँ लघु कार्य राशि माइनस 18,000 माइनस 9,000 और प्लस 6,000 प्लस 12,000, यहां तक तो क्लियर है आपको? माइक अपने हाथ में रखे बेटा। अब यहां पर प्रश्न है, मैं जो शर्त दी है उन शर्तों को ध्यान रखना है कि लघु कार्य राशि का मतलब होता है कि पट्टेदार को नुकसान हो रहा है क्योंकि अधिकार शुल्क केवल 6,000 का हो रहा है, जबकि किसी भी हालत में मालिक को जो भूस्वामी होता है उसे 24,000 रुपए का किराया देना पड़ रहा है। यानी कि पट्टेदार या जिसे हम किराएदार बोल सकते हैं अपनी भाषा में, 18,000 रुपए अपनी जेब से ज्यादा दे रहा है। अधिकार शुल्क उत्पादन कम होने के कारण 6,000 रुपए मात्र का हुआ, लेकिन न्यूनतम किराया 24,000 रुपए जो शर्त में था देना पड़ा, तो 18,000 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर पट्टेदार को। उत्पादन कम होने पर रॉयल्टी कम हुई ना, लेकिन उससे तो 24,000 रुपए न्यूनतम किराया देना ही था, तो 18,000 रुपए इसका नुकसान हो रहा है।
ज्यादा दे रहा है, इसलिए वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। कम काम करने के बदले में जो अल्प कार्य राशि उत्पन्न हुई है। दूसरे वर्ष भी ऐसे ही हो रहा है, कम काम हुआ, उत्पादन कम हुआ, अधिकार शुल्क कम हुआ, तो फिर यहां पर भी हम 9,000 रुपए वो जेब से दे रहा है पट्टेदार भूस्वामी को। लेकिन तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष वो सरप्लस में चला गया, यानी न्यूनतम किराया 24,000 है, लेकिन अधिकार शुल्क ज्यादा हो गया। यहां पर जो शर्त है बच्चों, इसको एक बार फिर से आप समझे। 18,000 रुपए की जो नुकसान हुआ था, पट्टेदार मालिक से, भूस्वामी से ये निवेदन करता है कि मुझे अगर किसी वर्ष नुकसान होता है तो जिस वर्ष उत्पादन मेरा ज्यादा होगा, अधिकार शुल्क ज्यादा होगा, तो आपको तो मैं न्यूनतम किराया 24,000 दूंगा ही, लेकिन 24,000 से अगर ज्यादा अधिकार शुल्क होता है तो जितना अधिक है, जितना ज्यादा सरप्लस है, नुकसान हुआ, उसकी मुझे भरपाई पूर्ति करने के लिए कुछ अवधि दे दे, ताकि मुझे जो नुकसान हुआ है मैं उसकी रिकवर कर पाऊं, वसूल कर पाऊं। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि 18,000 को आप वसूल कर सकते हैं 2013 तक। 2011 में अगर अधिकार शुल्क देख रहे हैं आप और शॉर्ट वर्किंग देख रहे हैं तो -18,000 है, तो उसको अगले 2 वर्ष कब होता है? 2013, यानी 2013 में तक आप 18,000 रुपए वसूल कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2012 में तो वसूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर -9,000 है, वहां भी हम नुकसान में हैं। तीसरे वर्ष हम 6,000 वसूल कर पाएंगे। लेकिन एक यहां शर्त क्या जुड़ गई थी बेटा, सब लोग अच्छे ध्यान रख रहे हो मित्रों, कि 18,000 को अगर आप अगले वर्ष वसूल नहीं कर पाए, तो अगले वर्ष वसूल नहीं कर पाए यानी 2012 में वसूल नहीं कर पाए, तो जितना नहीं कर पाएंगे उसका 50%, तो 18,000 के 18,000 पूरा वसूल नहीं कर पा रहे हम 2012 में। टेबल सबके सामने, आप सब जरा सामने देखिए अपने। 18,000 का 50% यानी 9,000 रुपए आप कभी भी वसूल नहीं कर पाएगा, तो 9,000 रुपए वो हम अनरिक्यूब में डाल देंगे, न वसूली वाले कॉलम में। और बाकी जो 9,000 है उससे हम अगले वर्ष वसूल कर सकते हैं, यानी अगले वर्ष का मतलब होता है 2013 में। लेकिन 2013 में भी अगर आप देख रहे हो तो केवल 6,000 रुपए प्लस में है हमारे पास, तो 6,000 ही वसूल कर पाएंगे आप 9,000 में से, बाकी जो 3,000 बच जाएगा वो अनरिक्यूब में जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और ट्विस्ट आ गया कि दूसरे वर्ष की जो माइनस की राशि है 9,000 अल्प कार्य राशि, उसे अगले वर्ष 2013 और उसके अगले वर्ष 2014 तक वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगले वर्ष 9,000 के 9,000 हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं 2013 में, तो 9,000 का 50% कितना होता है? 4,500। इसको भी हम वसूल करने का अधिकार खो देंगे, तो 4,500 भी 2013 में अनरिक्यूब में चला जाएगा। तो पहले वर्ष का 3,000 और दूसरे वर्ष का 4,500, यानी 7,500 रुपए दूसरे वर्ष अनरिक्यूब में जाएगा। 6,000 रुपए रिक्यूब में वसूल कर पाएंगे और 7,500 रुपए अनरिक्यूब में जाएगा। आइए इसको हम इसके अनुसार देखें, आप यह टेबल आपके सामने, अब आपको इसको और क्लियर हो जाएगा। 18,000 को हम वसूल कर सकते हैं 2013 तक, लेकिन 2012 में वसूल नहीं कर पाए, तो अगले वर्ष यानी 2012 में न वसूल की गई राशि जो 18,000 है उसका 50% कितना होता है? 9,000 रुपए वसूल करने का अधिकार पट्टेदार खो देगा। तो 9,000 रुपए हमने सीधा अनरिक्यूब में डाल दिया, अब उसको कभी वसूल नहीं कर पाएंगे। अब पहले साल के 18,000 में से अगर 9,000 रुपए हमने न वसूली में डाल दिया तो बच गया हमारा 9,000। इस 9,000 को हम अगले वर्ष वसूल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगले वर्ष तो केवल 6,000 ही वसूल हो पा रहा है, क्योंकि हम प्लस में केवल 6,000 रुपए वसूल कर लिया और पहले वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, तो 3,000 रुपए हमारा अनरिक्यूब में चला जाएगा, यानी 7,500 में से 3,000 रुपए तो हमारे पहले वर्ष का अमाउंट है जो शॉर्ट वर्किंग का था। इसी बीच देखेंगे दूसरे वर्ष जो 9,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसका 50% का अधिकार अगले वर्ष खो दिया, 4,500 रुपए, तो 4,500 रुपए अनरिक्यूब में डाल दिया, तो 3,000 और 4,500 यानी 7,500 रुपए आप देख रहे हैं, 7,500 रुपए अनरिक्यूब में चला गया। अब 9,000 का बाकी जो 4,500 है उसको वसूल हम कर सकते हैं उसका अगला 2014 तक। 2014 में हमारे पास 12,000 रुपए सरप्लस है, लेकिन हमें वसूल करने के लिए केवल 4,500 रुपए ही है, 4,500 रुपए हमने वसूल कर लिया, बाकी कितना भी सरप्लस होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से कॉलम नंबर 3 और 4 में जो ज्यादा होगा वो वास्तव में भूस्वामी को भुगतान किया जाएगा। और अगर उसमें से कोई राशि वसूल की गई है रिक्यूब है, तो रिक्यूब वाला अमाउंट हमने घटा दिया है। टेबल आपके सामने है, इसको आप शार्ट में नोट कर सकते हैं जल्दी में। बहुत छोटा सवाल था, आपने कोशिश की और एक बार मैंने फिर से इसे समझाने का प्रयास किया। आइए अब हम, चूंकि समय बड़ा सीमित है हमारे पास और अभी हमें जर्नल एंट्री और खातों पर ध्यान देना है, तो आप देखिए कि क्या जर्नल एंट्री हो सकती है किस पक्ष में। तो हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि पहले पट्टेदार, जो किराएदार जिसको आप बोल सकते हो, पट्टेदार की पुस्तकों में कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां होती है। ये प्रविष्टि आप नोट कर ले और ये मान के चले कि प्रत्येक सवालों में यही पंजी प्रविष्टियां होगी। प्रत्येक कोई भी सवाल उठाएंगे
प्रविष्टियां केवल यही होगी। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार शुल्क और लघु कार्य राशि। आमतौर पर पहले साल लघु कार्य राशि तो होती है, और आमतौर पर ये भी देखेंगे आप कि हर सवालों में पहले साल चूंकि लघु कार्य राशि ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पादन कम होता है, अधिकार शुल्क कम होता है। तो क्या प्रविष्टि होगी पट्टेदार की पुस्तकों में? अगर आप देखिए तो यहाँ आपके समक्ष है, बहुत सिंपल सा। पट्टेदार की पुस्तक में अधिकार शुल्क रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों नुकसान में होंगे हमारे लिए, और हमें ये पेमेंट किसको करना है? लैंडलॉर्ड को, भूस्वामी को। तो भूस्वामी टू लैंडलॉर्ड को हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी बात हम यहाँ देखें, लघु कार्य राशि की अगर वसूली करना हो तो यहाँ पर इसकी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, इसे भी हम जल्दबाजी में थोड़ा सा देख लेते हैं। लघु कार्य राशि जब रिक्यूब वाले कॉलम में जाती है तो हमेशा ये एंट्री होगी, पाने वाला लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, यानी हमेशा रिक्यूब वाला अमाउंट भूस्वामी के यानी लैंडलॉर्ड के खाते में जाता है। तीसरी प्रविष्टि देखें कि अब अधिकार शुल्क का भुगतान हम करते हैं किसको? वास्तव में हमारे लैंडलॉर्ड को, भूस्वामी को। तो भूस्वामी पाने वाला है, निश्चित है, पट्टेदार पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करता है, जनरल का बहुत सिंपल सा नियम है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर, और हमारे पास से पेमेंट जाता है बैंक के जरिए टू बैंक अकाउंट। अगली प्रविष्टि अगर हम देखें, इसे भी आप थोड़ा जल्द में नोट करते जाए कि चौथी प्रविष्टि हम देख रहे हैं अधिकार शुल्क जो होता है प्रत्येक वर्ष, उससे वर्ष के अंत में हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरण कर देते हैं। तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जो रॉयल्टी अकाउंट का जितना अमाउंट आ रहा है उसी अमाउंट को हम लाभ हानि खाते में वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष ये एंट्री होगी, प्रत्येक वर्ष अधिकार शुल्क को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे। और एक आखिरी एंट्री हम ये देख ले, बस ये 5 एंट्री जो प्रत्येक वर्ष, इसमें से 4 या 5 एंट्री हर वर्ष होगी। लघु कार्य राशि जो न वसूल की गई है, अभी हमने देखा कुछ टेबलों में जो अनरिक्यूब वाले कॉलम में जो अमाउंट जाता है न वसूल की गई राशि, उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? उसे हमेशा लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जिस वर्ष अल्प कार्य राशि न वसूल कर पाएंगे, अनरिक्यूब वाला कॉलम जो भी हमने टेबल नंबर सारे टेबलों में देखा, अनरिक्यूब वाला कॉलम, अनरिक्यूब, ध्यान रखिए, न वसूल की गई राशि, उसके लिए हमेशा ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शार्ट वर्किंग। यानी वसूल की गई राशि है रिक्यूब वाला कॉलम में, जो अमाउंट गया है तो वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शार्ट वर्किंग। और अगर न वसूल की गई राशि है तो उसे हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शार्ट वर्किंग। ये 5 प्रविष्टियां, इसमें से 4 या 5 प्रविष्टियां प्रत्येक वर्ष एक जैसी, एक समान होगी। लेकिन बात मैंने जैसा पहले कहा, इसलिए मैंने टेबल पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया, शर्तों को बताने की प्रयास किया कि अगर टेबल आप समझ गए, जो हमारी एनालिसिस टेबल विश्लेषण तालिका है, तो अमाउंट वहां से यहां आएगा। एंट्री तो हर साल एक जैसी ही होना है। खाते भी हम देखेंगे तो वो भी बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि प्रत्येक वर्ष एक जैसे खाते होंगे, लेकिन अमाउंट जो आप निकलेगा कैलकुलेशन, वो तो पूरा हमारा एनालिसिस टेबल से निकलेगा। तो अब हम देखते हैं खाते दोनों पक्षों में कौन कौन से मुख्य खाते बनाए जाते हैं। तो हम पहले मेन अकाउंट की बात कर रहे हैं। मुख्य खाते, प्रश्न पर जैसा सूचना दी गई है, जैसा पूछा जाएगा उसके अनुसार कुछ अतिरिक्त खाते भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर मुख्य खातों की बात करें। आमतौर पर प्रश्न में दिया जाता है मुख्य खाते बनाइए। तो मुख्य खातों में 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टी की अगर हम बात कर ले, एक पट्टेदार और एक भूस्वामी। बच्चों आप नोट जरूर इसे कर ले, ये मुख्य खाते होते हैं। इन द बुक्स ऑफ लेजी, पट्टेदार यानी किराएदार हम अपनी भाषा में कहे तो, और लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी, मालिक, दोनों की पुस्तकों में लगभग एक जैसे ही खाते होते हैं, केवल उनके नाम बदल दिए जाते हैं। और निश्चित है कि अगर राम श्याम को डेबिट करेगा तो श्याम राम को क्रेडिट करेगा। वही यहां पर एक में जो एंट्री होती है, दूसरे में बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, नाम केवल परिवर्तन हो जाएंगे। हम यहां देखें इन द बुक्स ऑफ लेजी, पट्टेदार की पुस्तकों में जो मुख्य खाते होते हैं वो 3 खाते होते हैं। पहला अधिकार शुल्क रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा हम देख रहे हैं भूस्वामी खाता लैंडलॉर्ड अकाउंट, और तीसरा शार्ट वर्किंग अकाउंट। ये 3 मुख्य खाते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम देखें भूस्वामी की पुस्तकों में, तो रॉयल्टी अकाउंट की जगह रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाता है वो। लैंडलॉर्ड की जगह निश्चित है अगर पट्टेदार लैंडलॉर्ड का बनाएगा तो लैंडलॉर्ड जो है वो लेजी यानी पट्टेदार का खाता बनाएगा। और तीसरा शार्ट वर्किंग अकाउंट है, तो यहां पर वो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के नाम से बनाता है। प्रायः खातों एक जैसे रहेंगे, एक जैसा अमाउंट आएगा, जो इधर डेबिट होगा वो वहां पर क्रेडिट होगा। आइए इन खातों पर हम एक नजर डाल लेते हैं। तालिका हमने वही दी जो अभी हमने एम.आर. महाले और जी.पी. दावरे जी की एक तालिका समझी थी, क्योंकि टेबल सामने रहेगी तो खातों में वही अमाउंट कैसे रखना है, कैसे पुटअप करना है, उसको यहां पर आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने उस टेबल को यहां पर आपके सामने फिर रखा है, जो अभी हमने सवाल नंबर 5 देखा था। श्री एम.आर. महाले ने एक खदान पट्टे पर दी थी श्री जी.पी. दावरे जी को। उस सवाल को यहां पर हम देखें, टेबल आपके सामने है और खातों में इसको कैसे रखेंगे। ये पहला खाता, नाम है रॉयल्टी अकाउंट, पट्टेदार की पुस्तकों में आप देख रहे हैं। बहुत ही आसान। खातों का नाम क्या है बच्चों?
अधिकार शुल्क, रॉयल्टी अकाउंट। तो यहां पर आपको केवल और केवल कॉलम नंबर 3 जो रॉयल्टी अकाउंट है वही अमाउंट यहां पर आएगा। दूसरे अमाउंट को, दूसरे कॉलम के अमाउंट को आपको देखना भी नहीं है। रॉयल्टी अकाउंट में हमें केवल रॉयल्टी वाले अमाउंट से मतलब रहेगा। कॉलम नंबर 3 में आप देख रहे हैं रॉयल्टी कितनी है। ये सवाल अगर आप देखें, किसी भी सवाल को उठाएंगे, हमने इस सवाल को लिया है जो छोटा सवाल था 4 वर्षों का, 6,000, 15,000, 30,000, 36,000, प्रत्येक वर्ष यही अमाउंट आना है एक जैसा, चारों वर्ष। और मजे की बात यह है कि रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाते में किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं बचता है। जितना अधिकार शुल्क उत्पन्न होता है उतना ही वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर योग होता है, किसी प्रकार का कोई शेष बैलेंस आदि के अगले वर्ष नहीं ले जाया जाता। अब आप देखेंगे हमने पहली एंट्री की थी जब अधिकार शुल्क उत्पन्न हुआ था, हमने किया था रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि यहां पर आपको जर्नल और लेजर बहुत आसानी से समझ में आते होंगे, आपने 11वीं बारी में पढ़ा और बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। जर्नल में जो डेबिट हो, यहां पर हम लेजर में उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां देखेंगे हमने पहली जर्नल एंट्री हमने जो अभी बताई थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट वहां पर क्रेडिट करा, यहां लैंडलॉर्ड को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट बन रहा है। रॉयल्टी में रॉयल्टी का नाम नहीं आएगा। आप देख रहे हैं डेबिट में वर्ष के अंत में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000 की रॉयल्टी है, कॉलम नंबर 3 से उठा के यहां रख दिया। और इसे वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करते हैं। हमने अंतिम एंट्री की थी जब अधिकार शुल्क को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। चूंकि रॉयल्टी अकाउंट बन रहा है, उसका नाम यहां आएगा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया था जर्नल में, यहां प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। सेम अमाउंट, वही अमाउंट जो कि रॉयल्टी उत्पन्न हुई थी बाय रॉयल्टी अकाउंट। देखिए आप देख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, कोई बैलेंस बचा नहीं, इसी का टोटल लग गया। दूसरे वर्ष बिल्कुल यही हूबहू प्रविष्टियां टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6 वर्षों का, 5 वर्षों का, 4 वर्षों का, जितने वर्षों का खाता बनाया गया है हमारे सामने उतने वर्षों तक हम एक ही बात को लिखेंगे, हर वर्ष डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और हर वर्ष क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट कौन सा उतारेंगे? कॉलम नंबर 3 का, क्योंकि अधिकार शुल्क खाता बनाया जा रहा है तो अधिकार शुल्क का अमाउंट यहां पर आएगा। इससे आसान कोई खाता नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं यहां सारे बैठे बच्चों को बहुत अच्छे से ये अकाउंट समझ में आया होगा। अब हम बात करें दूसरा अकाउंट, एक और महत्वपूर्ण अकाउंट। दूसरा अकाउंट अभी हमने नाम देखा था, क्या था? लैंडलॉर्ड अकाउंट, भूस्वामी खाता। अब आप यहां बच्चों देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड अकाउंट भूस्वामी का खाता है। वही जर्नल एंट्री को अगर फिर हम याद करें, टेबल आपके सामने फिर यहां दिख रहा है, लैंडलॉर्ड खाते में कौन सी टेबल का कौन सा अमाउंट यहां पर आता है, उस पर जरा अच्छे से आप समझे। लैंडलॉर्ड अकाउंट पहली एंट्री हमने क्या की थी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग उत्पन्न होती है पहले वर्ष आमतौर पर, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आप यहां देखें कि जब लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का नाम यहां पर नहीं आएगा। जो खाता बनाया जाता है उसका नाम इसमें आता है क्या? इसका नाम यहां नहीं आता है। और जो जर्नल में डेबिट है उसे हम यहां खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो देखेंगे जब रॉयल्टी अकाउंट को आपने डेबिट करा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को आपने डेबिट करा, तो यहां पर उन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। देखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट में रॉयल्टी का अमाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बाय शॉर्ट वर्किंग जितनी माइनस की राशि उत्पन्न हुई थी वो अमाउंट, और डेबिट में जो हमने एक एंट्री की थी, एंट्री नंबर 3 अगर आपने अभी नोट की होगी, तो हमने भूस्वामी को वास्तविक किराए का भुगतान किया। तो जब वास्तविक किराए का भूस्वामी को भुगतान किया जाता है तो हमारी जनरल एंट्री हुई थी पाने वाला डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट यहां बन रहा है, बैंक को अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है तो बैंक को यहां पर डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। विशेष ध्यान रखें सारे बच्चे, विशेष ध्यान रखें, टू बैंक अकाउंट में हर हाल में जो एक्चुअल पेड का अमाउंट है, अंतिम कॉलम, टेबल नंबर अंतिम जो आप टेबल देख रहे हैं उसका अंतिम कॉलम, वो वास्तविक भुगतान वाला कॉलम का जो अमाउंट है वो अमाउंट हर साल टू बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट में आएगा। ये आपका अमाउंट मिल गया, देखिए 6,000, 18,000, 24,000। यानी प्रत्येक वर्ष आपको यही एंट्री करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जिस वर्ष होती उत्पन्न तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में जा रहा है, लेकिन जिस वर्ष सरप्लस में आ जाएंगे तो वही शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट की जगह डेबिट में आएगा टू शॉर्ट वर्किंग। अगर हम और इसको आसानी से समझाने का प्रयास करें और आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करें तो इसको इस ढंग से ले, क्रेडिट में प्रत्येक वर्ष लिख दे आप बाय रॉयल्टी अकाउंट, उसमें रॉयल्टी का अमाउंट लिख दे। डेबिट में हर साल लिख दे टू बैंक अकाउंट, जिसमें आप एक्चुअल पेड यानी वास्तविक भुगतान का अमाउंट लिख दे, और बाकी डेबिट और क्रेडिट में जो अंतर नजर आए उसको आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के नाम से लिख दे।
यानी अगर क्रेडिट में अमाउंट कम है, छोटा है, तो बाय शार्ट वर्किंग, अगर डेबिट में अमाउंट कम है, छोटा है, तो टू शार्ट वर्किंग। बड़ा आसानी से याद हो गया। इस 3 के अलावा चौथा नाम लैंडलॉर्ड अकाउंट में नहीं दिखेगा। मैं सोचता हूं सारे बच्चों को लैंडलॉर्ड अकाउंट यानी भूस्वामी का खाता आसानी से क्लियर हुआ होगा। क्रेडिट में एक बार पुनः देख ले, बाय रॉयल्टी अकाउंट जिसमें अधिकार शुल्क का अमाउंट, कॉलम नंबर 3 का। डेबिट में टू बैंक अकाउंट जिसमें वास्तविक भुगतान, कॉलम नंबर जो अंतिम है आपका 7वां कॉलम, उसका अमाउंट। और जो दोनों में अंतर आएगा डेबिट और क्रेडिट का, उसको शार्ट वर्किंग के नाम से लिख दे। प्रायः प्रारंभिक वर्षों में अधिकार शुल्क कम होता है, न्यूनतम किराया ज्यादा होता है, यानी कि शार्ट वर्किंग का अमाउंट होता है। तो शार्ट वर्किंग प्रायः प्रारंभिक वर्षों में क्रेडिट में आता है जब माइनस की राशि हो, और जब हम सरप्लस में हो जाते हैं, आधिक्य उत्पन्न होने लगता है, तो वही शार्ट वर्किंग डेबिट में आ जाता है, क्योंकि सरप्लस के रूप में आ जाता है टू शार्ट वर्किंग। और यहाँ इस टेबल पे अगर आप देखें तो दिख रहे हैं आपके सामने, दूसरे वर्ष की हम बात करें यहाँ पर, बाय रॉयल्टी से उठा रहा हमने 15,000, शार्ट वर्किंग माइनस में हम देख रहे हैं 9,000, बाय शार्ट वर्किंग 9,000, डेबिट में टू बैंक अकाउंट यानी वास्तविक भुगतान हमने कर दिया 24,000 जो एक्चुअल पेड का कॉलम है। तीसरे वर्ष की अगर बात करें तो रॉयल्टी बढ़ गई, रॉयल्टी हो गई 30,000। देखिए रॉयल्टी का कॉलम देखिए, कॉलम नंबर 3, तीसरे वर्ष रॉयल्टी 30,000, लेकिन वास्तव में भुगतान हमने किया यहाँ पर 24,000 का, टू बैंक अकाउंट 24,000, 6,000 रुपए सरप्लस था जिससे हमने रिक्यूब भी कर लिया है, तो डेबिट में आ गया टू शार्ट वर्किंग 6,000। और चौथे अंतिम वर्ष बाय रॉयल्टी में वही 36,000 हो गया, लेकिन वास्तविक भुगतान किया जा रहा है अगर आप टेबल को देखें 31,500 है, तो टू बैंक अकाउंट 31,500, और यहाँ पर 4,500 रुपए रिक्यूब में गया था, तो वो टू शार्ट वर्किंग 4,500 जो अंतर आता है। तो बच्चों भूस्वामी का खाता, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अभी हम आखिरी के 5 मिनट रखेंगे जिस पर आपको जो भी प्रश्न पूछना है, जो भी शंका हो, आप यहाँ पर रखें। सभी बच्चों के लिए वो समस्याएं हो सकती है, उसको समाधान करने का आप यहाँ प्रयास करेंगे। तीसरा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खाता हम देख ले, जो पट्टेदार की पुस्तकों में बनाया जाता है, वो होता है शार्ट वर्किंग अकाउंट। अभी आपने देखे थे 3 खाते बनाए जाते हैं पट्टेदार की पुस्तकों में, अधिकार शुल्क अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, भूस्वामी का खाता, और अल्प कार्य राशि खाता यानी कि शार्ट वर्किंग अकाउंट। ये अकाउंट बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा नंबर आपको ये अकाउंट देगा। शार्ट वर्किंग अकाउंट में आपने देखा था कि पहले वर्ष जब माइनस की राशि उत्पन्न होती, तो हमारी जो जर्नल एंट्री हमने शुरुआत में की थी, पहली एंट्री की बात करें, यहां पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किया था, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब आप देख रहे हैं शार्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं, यहां इसका नाम नहीं आएगा। टू लैंडलॉर्ड करा हमने, तो यहां लैंडलॉर्ड क्रेडिट था जर्नल में, इस खाते में वो लैंडलॉर्ड डेबिट में आ जाएगा, टू लैंडलॉर्ड। लेकिन ध्यान रखें अमाउंट वो आएगा जो शार्ट वर्किंग वाले कॉलम में आता है। यानी शार्ट वर्किंग पहले साल कितना देख रहे हैं, अगर आप यहां देखें 18,000 का शार्ट वर्किंग था, अगर आपके सामने टेबल है पिछले सवालों की, तो माइनस में था 18,000, टू लैंडलॉर्ड 18,000। जितना भी माइनस की राशि होगी यानी शार्ट वर्किंग होगी, उसे डेबिट में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट के नाम से। जब भी माइनस की राशि उत्पन्न हो, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आएगा। ये आप अच्छी तरह दिमाग में फिट कर ले। अगर इनमें से कुछ राशि वसूल हो जाती है रिक्यूब में, तो मैंने कहा था रिक्यूब वाला अमाउंट हमेशा लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर अनरिक्यूब में जाता है न वसूली, तो उसे हमेशा लाभानी खाते में ट्रांसफर करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन रिक्यूब और अनरिक्यूब दोनों में कोई अमाउंट नहीं हो, तो वो बैलेंस के रूप में अगले वर्ष हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं बाय बैलेंस पूरा 18,000 रुपए बैलेंस कर दिया, क्योंकि इससे अब अगले वर्ष हम हस्तांतरण कर रहे हैं। 18,000 का टोटल हो गया। इस 18,000 को हमने अगले वर्ष 1 जनवरी को उतार दिया। आप देख रहे हैं शार्ट वर्किंग अकाउंट के दूसरे वर्ष आइए, टू बैलेंस बीडी प्रारंभिक शेष 18,000। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे वर्ष पुनः 9,000 का शार्ट वर्किंग हो गया। तो डेबिट में फिर जब भी मैंने अभी बताया, जब भी माइनस की राशि हो या शार्ट वर्किंग हो, हर हाल में आपको डेबिट में लिखना है टू लैंडलॉर्ड। फिर लैंडलॉर्ड लिख दिया, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 9,000। अब देख रहे हैं 18,000 का माइनस ऑलरेडी था, 9,000 का माइनस दूसरे वर्ष हो गया, यानी 27,000 रुपए हमारे पास शार्ट वर्किंग का अमाउंट हो चुका है। लेकिन अगर हम टेबल देख रहे हैं, इसके पहले हमने हमारी टेबल सामने थी आपके, तो हम टेबल में देख रहे हैं कि दूसरे वर्ष, चूंकि पहले वर्ष अधिकार शुल्क जो माइनस की राशि है 18,000, उसका 50% का अधिकार आपने खो दिया है, जिसको आप वसूल नहीं कर सकते अगले वर्ष। तो 9,000 रुपए आप देखेंगे टेबल में, 9,000 रुपए अनरिक्यूब में गया है दूसरे वर्ष। जो भी अनरिक्यूब में यानी न वसूली वाले खाते में अमाउंट होता है, हर हाल में उससे लाभानी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। अभी मैंने बताया था कि अगर वसूल कर लिया जाता है कोई अमाउंट, यानी रिक्यूब वाले कॉलम में कोई अमाउंट जाएगा, तो वो हमेशा लाभानी खाते किसमें जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। न वसूल किया गया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर रिक्यूब अनरिक्यूब में कोई अमाउंट नहीं है, तो उसे बैलेंस के रूप में अगले वर्ष ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ 9,000 रुपए
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए, जिसे आप कभी वसूल नहीं कर पाएंगे, और बाकी का बैलेंस 18,000 फिर बच गया, इसे अगले वर्ष ट्रांसफर कर दिया। 1 जनवरी 13 को आए हम, टेबल में देख रहे हैं आप, और यहाँ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू बैलेंस भी दिया, बचा 18,000। अब 2013 में आप देख रहे हैं कि वसूली वाले कॉलम में आपका कितना अमाउंट है, 6,000। टेबल अगर आप देख रहे हैं, आपके सामने टेबल होगी पिछले सवाल की, तो 6,000 रुपए आपने वसूली किया। वसूल करते हैं, अभी भी बताया था, उसे भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000। 7,500 रुपए उसी वर्ष आप देख रहे हैं, तीसरे वर्ष अनरिक्यूब वाले कॉलम में, तो अनरिक्यूब यानी न वसूल यानी लाभनी खाते में ट्रांसफर कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, और बाकी जो बच गया उसे बैलेंस के रूप में अगले वर्ष ट्रांसफर कर देंगे। 4,500 बच गया, जिसे चौथे वर्ष हम ट्रांसफर कर रहे हैं। देखेंगे वसूल होता है या नहीं। वसूल हो गया तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, नहीं वसूल हो पाया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर वसूल न वसूल दोनों की कंडीशन नहीं है तो उससे अगले वर्ष और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं चौथे और अंतिम वर्ष 1 जनवरी 14 को 4,500 रुपए का बैलेंस उतारा, और इसे बाय, चूंकि आप देख रहे हैं, अगर टेबल देखें, तालिका देखें, तालिका पर एक बार हम फिर नजर देखें, ये टेबल है आपके सामने, आप देख रहे हैं वर्ष के अंत में जो 2014 की बात कर रहे हैं, 4,500 रुपए रिक्यूब वाले कॉलम में, और रिक्यूब है तो अभी बताया था, इसे कहां ले जाते हैं रिक्यूब वाले कॉलम को, भूस्वामी के खाते में, लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो आप ये देखिए को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,500, यानी कि जितनी टेबल की अगर हम बात करें, जितना माइनस की राशि होती है, टोटल माइनस, उसी का हिसाब रिक्यूब और अनरिक्यूब में पहुंचता है, न उससे 1 रुपया कम, न उससे 1 रुपया ज्यादा। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जितना भी होगा टेबल में, अगर आप फिर से टेबल पे गौर करें जरा, आप देख रहे हैं 18,000 और 9,000 माइनस की राशि, यानी कुल 27,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग है। तो आप रिक्यूब और अनरिक्यूब के कॉलम में 27,000 रुपए का ही हिसाब यहां पर हमें देना है, 27,000 रुपए का। अब टेबल में देखें, शर्तों के आधार पर हमने लिखा है 9,000, फिर 6,000 वसूल किया, फिर 7,500 अनरिक्यूब में गया, फिर 4,500 को रिक्यूब कर लिया, वसूल कर लिया। अगर इनका हम टोटल देखें तो 27,000 रुपए हो रहा है, यानी जितना भी टोटल शॉर्ट वर्किंग होता है उसी को हिसाब रिक्यूब में और उसी को अनरिक्यूब में पहुंचता है, उतना ही अमाउंट हमें ले जाना है। तो मित्रों, ये 3 खाते आपके सामने हुए। अगर हम बात करें भूस्वामी के पुस्तकों की बात करें, चूंकि समय हमारे पास कम है, आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को भी रखना है, तो इसे केवल मौखिक तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आमतौर पर पूरी संभावना होती है कि पट्टेदार की पुस्तकों में खाते बनाने के बारे में प्रश्न होता है, लेकिन कभी कभी यह भी संभावना बनती है कि भूस्वामी की पुस्तकों में मुख्य खाते बनाओ। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं, लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में 3 जो मुख्य खाते होते हैं, वो रॉयल्टी रिसीवेबल, लेजी अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। हम इसे मोटे मोटा देख ले, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अब आप जरा यहां पर हम पहले खाते पर गौर करें, पट्टेदार ने बनाया कि पुस्तकों में बना रहे, रॉयल्टी अकाउंट की जगह बनाएंगे हम रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। बच्चों, आप बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे। अगर आपने रॉयल्टी अकाउंट समझ लिया है तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बिल्कुल हूबहू यही अमाउंट वहां जाना है, और केवल नाम मात्र और पक्ष मात्र चेंज होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे यहां आप देख रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट, इसकी जगह हम बनाएंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। आपने डेबिट में लिखा है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जब भी रॉयल्टी उत्पन्न होती है पहले वर्ष तो हम लिखते हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जितनी रॉयल्टी से देना है लैंडलॉर्ड को, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं, यहां पे लैंडलॉर्ड का नाम लिखा, चूंकि ये पट्टेदार की पुस्तक में बन रहे हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं, अपने आप को हमें भूस्वामी समझना है। अब हमें लैंडलॉर्ड, भूस्वामी बनाएगा किसका खाता, पट्टेदार का बनाता है। तो भूस्वामी अपनी पुस्तकों में अपना नाम, भूस्वामी का नाम नहीं लिखेगा, वो किसका वो याद करेगा, पट्टेदार को, क्योंकि पट्टेदार ने भूस्वामी को याद किया है, भूस्वामी का नाम लिखा है, तो भूस्वामी अपनी पुस्तकों में पट्टेदार का नाम लिखेगा। ये तो बहुत क्लियर है, आप पहली इकाई में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और कॉमर्स के बच्चे हैं, जर्नल के मुख्य नियमों को और लेजर के मुख्य नियमों को बहुत अच्छी तरह आपको आता होगा। तो रॉयल्टी अकाउंट में हमने लिखा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो रॉयल्टी रिसीवेबल में लिख देंगे बाय लेजी अकाउंट, अमाउंट यही जाएगा रॉयल्टी का। और यहां पर हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां भी डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट की जगह डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पक्ष हस्तांतरण हो जाएंगे, अमाउंट यही 6,000। तो प्रत्येक वर्ष यही अमाउंट यानी रॉयल्टी का अमाउंट जाएगा, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड की जगह हो जाएगा हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट में आएगा लैंडलॉर्ड की जगह बाय लेजी अकाउंट। तो प्रत्येक वर्ष लिखेंगे बाय लेजी अकाउंट, डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय लेजी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय लेजी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय लेजी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट होगा कॉलम नंबर 3, अधिकार शुल्क, जो हमने टेबल बनाई है, जो प्रश्न में दी जाती है, उसमें हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है, वो सब प्रश्न में दी जाती है, उसी से उठा करके यहां रखना है। अगर हम दूसरे अकाउंट की बात करें तो
लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं पट्टेदार की पुस्तकों में, तो यहां पर हम बात करेंगे अब भूस्वामी की पुस्तकों में पट्टेदार का यानी लेजी अकाउंट। बिल्कुल हूबहू यही अमाउंट डेबिट का उठा के आपको क्रेडिट में रखना है, क्रेडिट का अमाउंट उठाकर डेबिट में रखना है, और लैंडलॉर्ड की जगह नाम बदल देना है, पट्टेदार का रखना है, क्योंकि अब लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में बनाए जा रहे हैं खाते। तो जब भूस्वामी की पुस्तकों में खाते बनाए जाते हैं तो वो पट्टेदार का खाता बनाएगा। अब आप में से कोई बच्चा बताने का प्रयास करेगा मुझे ये भी कि डेबिट और क्रेडिट का केवल पक्ष हस्तांतरण हो रहा है और नाम परिवर्तन हो रहे हैं, अमाउंट यही आएगा। कितना आसान रहेगा आपके लिए शायद समझाने के लिए कि डेबिट में क्या आना चाहिए और क्रेडिट में क्या आना चाहिए। क्योंकि समय की कमी है, मैं इसको फिर से मैं ही बताने का प्रयास करता हूं। बाय रॉयल्टी अकाउंट लिखा है आपने क्रेडिट में, तो बाय रॉयल्टी की जगह डेबिट में आ जाएगा टू रॉयल्टी रिसीवेबल, क्योंकि रॉयल्टी का अपोजिट हमने बताया था भूस्वामी की पुस्तकों में रॉयल्टी रिसीवेबल होता है। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट लिखा है, इसकी जगह लिख देंगे डेबिट में टू रॉयल्टी रिसीवेबल। बाय शार्ट वर्किंग लिखा है तो उसकी जगह डेबिट में लिखेंगे टू रॉयल्टी रिजर्व। बस टू बैंक लिखा है तो वहां पर क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, क्योंकि यहां पर बैंक यानी भुगतान किया गया था, वहां बैंक से पैसा मिलेगा भूस्वामी को, तो उसको जो आता है तो उसको क्रेडिट लिख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट यही जाएगा। दूसरे वर्ष भी अगर हम बात करें बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शार्ट वर्किंग अकाउंट, आप देख रहे हैं 15,000 और 9,000 है, इसको हम डेबिट में लिख देंगे, टू रॉयल्टी की जगह लिख देंगे टू रॉयल्टी रिसीवेबल। बाय शार्ट वर्किंग की जगह डेबिट में लिखेंगे टू रॉयल्टी रिजर्व, और डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखा है, हम इसे क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। यही तीसरे वर्ष होगा, यही चौथे वर्ष होगा। बहुत ही आसानी से जिसे डेबिट लिखा गया उसे क्रेडिट लिखेंगे, जिसे क्रेडिट लिखा गया उसे डेबिट लिखेंगे, और अमाउंट तो वही रहेगा जो कि पट्टेदार ने अपनी पुस्तकों में तीनों खातों में लिखा है, भूस्वामी भी उन्हीं अमाउंट को यहां लिखेगा, केवल नाम चेंज हो जाएंगे। रॉयल्टी की जगह रॉयल्टी रिसीवेबल, एक बार याद रखें फिर से, लैंडलॉर्ड की जगह लेजी यानी भूस्वामी की जगह पट्टेदार का नाम आएगा, और शार्ट वर्किंग की जगह रॉयल्टी रिजर्व, नाम केवल परिवर्तन होंगे, पक्ष चेंज हो जाएंगे, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट होगा। ये तीन मुख्य खाते जो पट्टेदार की पुस्तकों में बनाए जाते हैं, और ये तीन मुख्य खाते जो कि भूस्वामी की पुस्तकों में बनाए जाते हैं। बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो अमाउंट है कैलकुलेशन में, फिर से कह रहा हूं, टेबल के ऊपर आधारित है, इसलिए टेबल आपको समझना जरूरी है। और टेबल में भी सबसे मुख्य बात जो देख रहे हैं कॉलम नंबर 5, क्योंकि 4 कॉलम में तो जो प्रश्न में दिया जाए उसी को लिखेंगे, जो रिक्रूटमेंट ऑफ शार्ट वर्किंग वाला कॉलम मुख्य होता है, उन शर्तों को आपको अच्छी तरह समझना है। आप में से अगर कोई बच्चा, किसी स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज का कुछ पूछना चाहता है, कोई शक हो आपके पास, कोई भी प्रश्न हो, ताकि उस प्रश्न से बाकी बच्चे भी लाभान्वित हो सके, हो सकता है हमारे बताने में भी वो अभी शायद नहीं आ पाया, क्योंकि अवधि हमारे पास बड़ी सीमित होती है, पूरा चैप्टर हमें बताना था और हमने बताने का प्रयास किया है। आपकी समझ कोई प्रश्न आ रहा है किसी बच्चों के समक्ष, तो आप मुझसे बात करें, मेरे सामने प्रश्न रखें, मैं उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। किसी भी कॉलेज के कोई बच्चा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा। काफी बच्चे बैठे हुए हैं, किसी बच्चों के मन में कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बेटा, आप माइक तेज कीजिए बेटा, थोड़ा आप बड़वा कॉलेज से शायद आप। सर लेजी से आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। लेजी से अकाउंट फिर से बताइए सर। हाँ बेटा। सर लेजी से अकाउंट रिपीट। कौन सा अकाउंट? लेजी अकाउंट। लेजी अकाउंट फिर से आपको समझाने का प्रयास। लेजी अकाउंट बेटा बिल्कुल भूस्वामी खाते के अपोजिट है। भूस्वामी खाता, ये आपके सामने चार्ट पर देख रहे हैं आप, लैंडलॉर्ड अकाउंट जो बनाया है बिल्कुल हूबहू लेजी अकाउंट बनेगा। चूंकि लेजी की पुस्तक यानी भूस्वामी का खाता बनाया जा रहा है, और भूस्वामी की पुस्तकों में लेजी का अकाउंट बनाया जाएगा, पट्टेदार का खाता। अब आप यहां पर एक बार फिर से देख ले, आपने कहा कि इसे एक बार थोड़ा फिर से आप जानना चाह रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट बिल्कुल हूबहू, इसका विपक्ष या विरोधी या विपरीत एंट्री करेंगे हम पट्टेदार की खाते में। लैंडलॉर्ड की जगह आप लिख देंगे लेजी अकाउंट, खाता आपके सामने बना हुआ देखिए आप। क्रेडिट में आपने क्या लिखा है बेटा? बाय रॉयल्टी अकाउंट 6,000, बाय शार्ट वर्किंग अकाउंट 18,000। अब बाय रॉयल्टी अकाउंट आपने लिखा हुआ है 6,000 का, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे लेजी अकाउंट में, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि रॉयल्टी का उल्टा होता है रॉयल्टी रिसीवेबल। बाय शार्ट वर्किंग अकाउंट यहां पर लिखा है 18,000, तो हम इसे भी डेबिट में लिखेंगे टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट,
टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, और डेबिट में लिखा है आपने टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। देखिए इसका विपक्ष का जो नाम है आपका, ये नाम आप इस प्रकार से देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जिसमें आपको ये खाता नजर आएगा, ये खाते देखिए, आप इन खातों के आप नाम समझ पाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट का विपक्ष विरोधी होता है। पट्टेदार की पुस्तकों की बात करें तो रॉयल्टी अकाउंट, तो भूस्वामी की पुस्तकों में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये नोट कर ले आप, बस यही नाम आपको लिखना है अपने विपक्ष की पार्टी में। विपक्ष पक्ष, दूसरा जो पक्ष होता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, ये नाम आप लिख रहे। थोड़ा समय की हमें कमी हो गई, इसलिए शायद लगता है हमने थोड़ा इससे जल्दबाजी में लिया और आप शायद इसे नोट नहीं कर पाए। लैंडलॉर्ड का ऑपोजिट आप जानते हैं, पट्टेदार होता है लेजी। जहां लैंडलॉर्ड का उपयोग नाम किया है हमने उपयोग, वहां उसके जगह हम लेजी का उपयोग करेंगे नाम का, और डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और शार्ट वर्किंग अकाउंट जहां लिया है हमने, उसकी जगह लेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। जहां भी हमने शार्ट वर्किंग का उपयोग किया है, वहां उसकी जगह हम रॉयल्टी रिजर्व का उपयोग करेंगे। जहां शार्ट वर्किंग हमने डेबिट लिखा है, तो वहां रॉयल्टी रिजर्व क्रेडिट में लिखेंगे। जहां शार्ट वर्किंग को हमने क्रेडिट लिखा है, वहां रॉयल्टी रिजर्व को डेबिट लिखेंगे। हो गया, ये आसान है। यानी अगर आपने इसे एक ही बार भी बच्चों याद कर लिया, एक बार भी दिमाग में फिट कर लिया, तो आपको कोई रात को सोते समय भी कोई पूछे तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे कि इसको कहां रखना है। खाते इतने आसान है, और प्रायः प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सवालों में एक जैसे ही खाते आएंगे। लेकिन वही बात दोहरा रहा हूं फिर से कि खातों में जो आप अमाउंट लिखेंगे, राशि लिखेंगे, वो तो आप अपनी टेबल से लेंगे, और टेबल पर आपको कॉलम नंबर जो 5 है, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ शार्ट वर्किंग होता है, लघु कार्य राशि की वसूली, वो शर्तों पर आधारित होती है। इन शर्तों को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने कोशिश की थी आपको 4, 5, 6 सवालों के माध्यम से समझाने की कि टेबल तालिका को आप ज्यादा समझे। खाते तो हमने कहा कि बड़े आसानी से, और मुख्य नंबर आपको इन खातों के ही मिलेंगे। टेबल विश्लेषण तालिका के कोई मार्क्स नहीं है आपको पूरे मार्क्स इस खातों के ही मिलेंगे। लेकिन खाते तो आधारित है उसी टेबल पर, इसलिए टेबल का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहेगा? चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे करता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन करता हूं। चलिए अब आप मुझे बताएं, आपके सामने एक ये टेबल है। एक आखिरी सवाल जो मैंने किया था बच्चों, इसको जरा आपने थोड़ा सा देख ले। आपके सामने एक ये टेबल है, ये टेबल आप देख रहे हैं, सबके सामने टेबल नजर आ रही है। अब आप इसमें बताएं, अगर शर्त यह हो कि लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं होगा, लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार ही नहीं है पट्टेदार को, अगर यह शर्त होती, आप देख रहे हैं पहले 3 वर्ष में लघु कार्य राशि उत्पन्न हो रही है, -4,250, -9,000, -3,000, लेकिन शर्त है कि लघु कार्य राशि को आप वसूल नहीं कर सकते। तो बताइए रिक्यूब में या अनरिक्यूब में किस वर्ष कितना अमाउंट आएगा? इससे आसान शर्त नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं आएगा। हाँ बेटा, फिर से माइक फिर से हाथ में लो। सर कुछ भी नहीं आएगा। नहीं बेटा, वसूल करने का अधिकार नहीं होगा बेटा। मैंने आपसे एक बात अभी कही थी, आप अपने माइक अपने हाथ में रखें। अभी मैंने एक बात सबको समझाई कि जितनी राशि लघु कार्य राशि की, यानी आप 4,250, आप जरा देखें 9,000 टेबल पे, जरा सभी लोग नजर दौड़े, 9,000 और 3,000, यानी 9,000 और 3, 12,000 और 4, 16,250 रुपए लघु कार्य राशि है। तो प्रत्येक वर्ष बच्चे अपने दिमाग में बात फिट कर ले कि रिक्यूब में और अनरिक्यूब में ये 16,250 रुपए की राशि कहीं ना कहीं तो आएगी। 16,250 का हिसाब आपको देना होगा, चाहे वो रिक्यूब में जाए चाहे अनरिक्यूब में। जितनी राशि लघु कार्य राशि उत्पन्न हुई है 16,250 3 वर्ष में, इस 16,250 की राशि को किन्हीं वर्षों में रिक्यूब में या अनरिक्यूब में तो लिखना ही होगा। तो बेटा आपने एक थोड़ा तर्क लगाया, आपने बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और कोई किसी कॉलेज का बच्चा? लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं है। विदिशा? बैतूल? बैतूल से कोई बच्चा? बड़वा?
लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं है। खंडवा, पीजी कॉलेज खंडवा से बहुत बच्चे बैठे हुए। पीजी कॉलेज खंडवा, कोई बच्चा बताएगा? ये 16,250 रुपए की लघु कार्य राशि उत्पन्न हो रही है पहले 3 वर्षों में, और इसको वसूल करने का अधिकार ही आपके पास नहीं है। तो रिक्यूप में या अनरिक्यूप में किस वर्ष में कितना अमाउंट जाएगा चाहिए? 16,250 का हिसाब तो आपको देना ही होगा, चाहे रिक्यूप में दो चाहे अनरिक्यूप में दो। और शायद इससे सरल शर्त किसी प्रश्न में नहीं हो सकती। विदिशा, विदिशा से बच्चियां कुछ देना चाहेंगी इसका प्रश्न का जवाब? मंडला, इतने बच्चे बैठे हैं, किसी बच्चों के पास इस छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं है। अब नीमच, हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। जो भी शॉर्ट वर्किंग, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं बेटा, फिर से बोलिए। हेलो, मेरा नाम है लक्ष्कार। हाँ, इसमें जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो सारी अनरिक्यूप्ड में आएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तालियां लड़की पर होना चाहिए, आपकी क्लास की बच्चियां, बहुत बढ़िया बेटा। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, अगर उस वर्ष कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है और नहीं की जा सकती है, तो उसी वर्ष वो लघु कार्य राशि आपकी अनरिक्यूप वाले कॉलम में जाएगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको आप वसूल ही नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। और आप में से कोई प्रश्न बच्चा करना चाहेगा? आप में से एक प्रश्न जो आपके मन में होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अंतिम 2 मिनट बचे हैं। अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है। कॉलेज, हेलो सर, नेबानगर कॉलेज। हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये जो हाँ? एक रॉयल्टी @3 वाला कॉलम था और ये @5 का कॉलम जो है, इसमें हाँ। सर का जो कंपैरिजन है लास्ट वाले कॉलम में एक्चुअल पेड 3 और 4 विच इज मोर, तो इसमें जो 3 और 4 का हम कंपैरिजन करें तो 3 और 4 को कंपैरिजन करें तो 30 और 25, और फिर 30 to 25, तो विच इज 29। तो सर ये 29 तो है, मेरा ऐसा कहना है कि एक शायद से एक और अगर हम कॉलम बना दे 4 के बाद 5th कॉलम जैसे रिकूप अनग्रुप होगा, तो उसके बाद एक कॉलम बना दे कि 3 में से रिकूप लेस करके, और फिर मिनिमम रेंट को कंपेयर करे और फिर बोले कि 3 एक कॉलम उसको विच इज मोर, तो वो बेटर रहेगा सर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन। बहुत बढ़िया बात की बेटा। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप खाली एक हल्का सा एक बात नोट कर ले। बहुत बढ़िया बेटा, बुरहानपुर से आप थे शायद। बहुत बढ़िया, आप एक हल्का सा नोट कर ले, चूंकि यहाँ पर कॉलम में जगह कम थी, मैं वो बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ। 3 और 4 विच एवर इज मोर माइनस रिक्यूब लिख दीजिए आप। आपने जो कहा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। 3 और 4 विच एवर इज मोर माइनस रिक्यूब, माइनस आर कर दिया, माइनस आर। मुझे लगता है आपके प्रश्न का जवाब शायद मिल गया होगा। आपको एक कॉलम और न बढ़ाने की जरूरत होगी, एक अतिरिक्त कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप कर दीजिए कॉलम नंबर 3 और 4 विच एवर इज मोर माइनस रिक्यूब, यानी जिस वर्ष रिक्यूब का अमाउंट होगा उससे घटा देंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत अच्छी बात कही। सारे बच्चों के लिए ये लाभ देगा। ये आखिरी की बात, सबको क्लियर होगा कि आखिर ये कौन सा अमाउंट आता है। जैसे 29,000, अगर ये बात क्लियर ना होती तो शायद बच्चे सोचते 29,000 कहां से आ रहा है सेकंड लास्ट ईयर एक्चुअल पेड में, क्योंकि आप देख रहे हैं 6,400 का जो रॉयल्टी हो रही है वो हो रही 32,000 और 25,000 रुपए न्यूनतम किराया है। तो 32,000 और 25,000 दोनों में अधिक क्या है? 32,000। तो वास्तविक भुगतान 32,000 का होना चाहिए। लेकिन मैंने 1-2 बार इसको बताया था कि उसमें से रिक्यूब वाला अमाउंट घटाया जाता है, लेकिन ये बताया था शायद याद नहीं रहता। अगर वहां आप लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कॉलम नंबर 3 या 4 जो ज्यादा है उसमें माइनस रिक्यूब कर दो। 3,000 रुपए रिक्यूब घटा दिया तो 32,000 में से 3,000 घटा दिए, 29,000 रुपए रिक्यूब में आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया एक्चुअल पेड।
और कोई बच्चा शायद पूछना चाह रहा है पीछे से, जल्दी आखिरी का अंतिम प्रश्न आप कर सकते हैं, आपके पास अंतिम 1 मिनट बचा बेटा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। अभी और भी कोई चीज आपके सामने आप पूछना चाह रहे हैं? एक बात जो आपने मुख्य बात नहीं पूछी, जो प्रश्न में थ्योरी के रूप में पूछी जा सकती है, अगर आप में से कोई बताएगा तो और अच्छा रहेगा, किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है? क्योंकि किराएदार और पट्टेदार लगभग आपको लग रहा है एक जैसा तो है सर ये, लेकिन फिर भी किराए में और अधिकार शुल्क में अंतर होता है। आप में से कोई ये बताने का प्रयास करेगा कि किराया और अधिकार शुल्क इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये प्रश्न मैं सोचता था कि शायद आपकी ओर से आएगा मेरे सामने। थ्योरी के रूप में आमतौर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किराया और न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी? कोई बच्चा? बुरहानपुर, कितने बच्चे बैठे हैं? नीमच, बैतूल, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। इतने बच्चों में से कोई बच्चा मुझे ये बताने का प्रयास करेगा जल्दी? चलिए समय समाप्त हो गया। मैं इसका एक लाइन में आपको उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। किराया हमेशा मूर्त संपत्तियों पर होता है, मूर्त टेंगेबल एसेट, जिसे देखा जा सकता है, भूमि, भवन। अधिकार शुल्क मूर्त के साथ साथ अमूर्त संपत्ति, जो टेंगेबल है टेंगेबल, दोनों प्रकार की संपत्ति होती है, दोनों प्रकार की संपत्ति जिसमें पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जो दिखता नहीं, नजर नहीं आता है, उस पर भी चुकाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये कि किराया हमेशा अवधि वार्षिक होती है, त्रैमासिक होती है या साप्ताहिक हो सकती है। किराया हमेशा अवधि के आधार पर दिया जाता है, लेकिन अधिकार शुल्क अवधि के आधार पर नहीं, उत्पादन के आधार पर, प्रति टन, प्रति किलो, प्रति क्विंटल के आधार पर तय होता है और दिया जाता है। तो किराया अवधि के आधार पर दिया जाता है और अधिकार शुल्क वस्तु की जो उत्पादन है संख्याओं के आधार पर दिया जाता है। मेरा प्रयास था, आपको शायद ये समझ में आया होगा। फिर किसी दिन फिर किसी विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।